हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। यहाँ जो हम कर रहे हैं चैप्टर यायावर साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एनसीईआरटी के रिगार्डिंग हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है। कहते इस क्वेश्चन को अगर हम अध्ययन करें जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते आप मंगोल के बारे में क्या जानते हैं और उनके व्यवसायों का संक्षेप हमने चर्चा करना है कि मंगोल थे कौन, मंगोल के बारे में आप क्या जानती हो और वो कौन से व्यवसाय करते थे। क्वेश्चन यहाँ बहुत साधारण है तो आंसर भी साधारण ही होगा। और यहाँ पर आपके त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है क्वेश्चनों को पॉइंट व्यू से लाया है कि जो आपके लिए बहुत आसान तरीका है। कहते हैं यहाँ जो क्वेश्चनों की जो लड़ी रहेगी बहुत ही आसान शब्दों में है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन हम एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आप मंगोल के बारे में क्या जानते हो और उनके व्यवसायों का संक्षेप चर्चा करें। ये काफ़ी महत्व रखेगा कि मध्य एशिया में वर्तमान मंगोल के क्षेत्रों में रहने वाले खनावदोस लोगों को मंगोल के नाम से जाना जाता है। यानी मध्य एशिया में वर्तमान मंगोलिया के क्षेत्रों में रहने वाले खनावदोस का मतलब होता है दोस्तों जो एक जगह से दूसरे जगह जो है हमेशा घूमते रहते हैं, उनको मंगोल कहती हैं। और यह मुख्यतः चरवाहे और शिकारी संग्रहकर्ता थे। यानी मंगोल जो थे या तो ये चरवाहे थे या शिकारी संग्रहकर्ता थे। शिकारी करके जो है उनके मीठों को संग्रहित करके रखती थी। वे तंबुओं में रहते थे और कई पितृआत्मक राजवंश में विभाजित थे। यानी ये तंबुओं में रहते थे, इनका कोई अपना घर निश्चित नहीं होता था और ये यहाँ से वहाँ खनावदोस की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे लगातार टाटर, नाईमंस और खितान जैसे अन्य जनजातियों के साथ युद्ध में थे। यानी देखा जाए तो कई युद्ध भी इन्होंने किया था, चाहे वो टाटर हो, नाईमन हो या खितान हो, ऐसे जनजातियों के साथ इनका युद्ध भी हुआ। और 12वीं शताब्दी के दौरान खनावदोस जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यानी 12वीं शताब्दी के दौरान जो है ये खनावदोस जो है मंगोल के लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन थी। वो भेड़ों और घोड़ों जैसे जानवर पालते थे। घोड़े और भेड़ उनके मुख्य जानवर होते थे और इन जानवरों के अलावा वो बकरियां और ऊँट भी पालते थे। देखा जाए तो घोड़े जो है इनके सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए महत्वपूर्ण साधन बनते थे। इवन देखा जाए तो भेड़ से उनको ऊनी जो है उनको से कपड़े बनाने के लिए जो है ऊन मिल जाता था। दूसरी बात जो थी इससे इनसे मांस मिलता था। इवन की बकरियां का भी इन्होंने मिल्क के लिए, ऊँट का भी दूध के लिए इन्होंने बहुत बेखूबी पाला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था व्यवसाय इनका। देखा जाए तो उन्होंने इन्हें दूध, मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए पालते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कृषि अपनाने के पक्ष में नहीं था, इसीलिए ये जो थे खनावदोस जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति थी, जो परिस्थितियाँ बनती थी वो कृषि के अनुकूल होती थी और यहाँ कृषि करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता था, इसलिए यहाँ पर जो है कृषि नहीं किया जा सकता था। खनावदोस साम्राज्य 109 नातीजन उनकी व्यवस्था उच्च जनसंख्या सांद्रता वाले क्षेत्रों के जो है खिलाने के लिए तैयार नहीं थी। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन साफ है कि मंगोल साम्राज्य पर आपने एक टिप्पणी लिखनी है कि मंगोल समाज क्या था, मंगोल समाज के बारे में क्या जानते हैं। तो एग्ज़ाम में जो है सोसाइटी के अंतर्गत क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो मंगोल समाज प्राकृतिक में जो है पितृआत्मक था, यानी पिता प्रधान था। यानी देखा जाए तो पितृआत्मक थी, यानी पिता प्रधान समाज था मंगोल समाज। सबसे बड़ा पुरुष सदस्य जो परिवार का मुखिया होता था, जो अपने परिवार के सदस्य की ज़रूरतों का ख्याल रखता था। देखा जाए तो जो बड़ा पुरुष होता था वो परिवार के सभी सदस्यों को जो है ज़रूरतों को ख्याल रखता था, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। कहते हैं अमीर परिवार आकार में बड़े होते थे। जो अमीर परिवार होते थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे। पुत्र के जन्म का समाज में अत्यधिक स्वागत किया जाता था। तो ये हालत कहते हैं उसी तरह था जिसने हम हर एक समय काल में हमें देखने को मिला कि पुत्र को जन्म का समाज में अत्यधिक स्वागत किया जाता था।
समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाज में जो है बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। विवाह के संबंध में कठोर नियम का पालन किया जाता था और पारिवारिक दायरे और जनजातियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखा जाए तो विवाह के बहुत काफ़ी कठोर नियम का पालन किया जाता था। और अब कहते हैं पारिवारिक दायरे और जनजाति के भीतर विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति पारिवारिक दायरे में विवाह नहीं कर सकता या अपनी जनजाति में विवाह नहीं कर सकता है। और ये विवाह के प्रति बहुत ही कठोर और दंडनीय नियम लगाई गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच निरंतर युद्ध होते ही रहती थी। समाज के विभिन्न वर्गों में जो है युद्ध होना स्वाभाविक बन गया था इस समय। तो ये सोसाइटी की बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच निरंतर युद्ध होते ही रहते थे। कुछ जनजाति जैसे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए और इसी के उद्देश्य से अपनी अपनी जनजाति के बीच विवाह की व्यवस्था करती थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले विवाह पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कुछ जनजाति सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से सदैवपूर्ण अपने ही जनजाति के बीच विवाह की व्यवस्था इन्होंने कर लिया था। तो देखा जाए ये समय की काल की जो है एक परिवर्तन देखने को हमें मिला। यहाँ पर महिलाएं अकेले घर और चूल्हे तक एकांत में नहीं थी, यानी इस समय सिर्फ महिलाओं को घर के चूल्हे और एकांत में रखने के प्रावधान नहीं थी। समय की जरूरतों के अनुसार वो युद्ध के मैदान में भी अपने पुरुष समकक्षों की समान रूप से सहायता भी करते थे। यानी इस समय काल में देखा जाए मंगोल सोसाइटी के अंतर्गत तो ये महिलाएं जो थे युद्ध में भी जो है पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय के बारे में बताया जा सकता है। देखा जाए तो अपने पतियों की मृत्यु की स्थिति में वो भी अपने अपने परिवार के बच्चों और संपत्ति की देखभाल करती थी। तो देखा जाए तो मंगोल में स्त्रियों की दशा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर औरतों को जो है समाज में सामान्य अधिकार दिए गए थे, हर तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मंगोल अपना व्यापार कैसे किया करते थे। जो मंगोल थे एक जनजाति थी जिन्हें हम खनाबदोश भी कहते हैं, जो एक जगह जो है नहीं रहते थे, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट क्षेत्रों में जाके व्यापार किया करते थे। और इसका कारण ये था कि जिस क्षेत्र में रहते थे वो वहाँ के जो है भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन की विशेषता यही है कि मंगोल अपना व्यापार किस प्रकार किया करते थे, कैसे करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बन सकता है। कहते संसाधनों की कमी ने खनाबदोश जनजाति मंगोल को व्यापार के लिए आवश्यक वस्तु के लिए अन्य पड़ोसी देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मंगोल जहाँ पर रहते थे वहाँ पर संसाधनों की काफ़ी कमी थी, जिनके कारण इन्हें खनाबदोश जनजाति मंगोल को व्यापार के लिए आवश्यक वस्तु के लिए अन्य पड़ोसी देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया इन्होंने, क्योंकि खनाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। सारे व्यवस्था जो है इनके पास नहीं होती थी और ये दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। उनका व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। उनका व्यापार जो था वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक सामान के बदले दूसरे सामान वो लोग जो है अंतरक्रियाएं करते थे, आपस में आदान प्रदान होती थी। तो उनका व्यापार जो था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, जो व्यापार में लगे दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था। कहते हैं देने वाला भी लाभ में होता था, देने वाला भी लाभ में होता था, क्योंकि उस समय इनकी करेंसी नहीं होती थी, ना कोई करेंसी यूज़ करते थे। इसलिए ये लोग जो थे वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है इस समय चलती थी। वो चीन से जो है कृषि उत्पाद आयात करते थे और औजार बनाते थे और उनके अनुरूप वे घोड़े, फर और शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों का निर्यात करते थे। तो ये चीनी से इनका कृषि उत्पाद आयात किया करते थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ के जो है भौगोलिक स्थिति कृषि योग्य नहीं था। इसलिए इनको जो है चीन से जो है भोज्य पदार्थ को लाने के लिए मजबूर होते थे। और इवन देखा जाए तो घोड़े जो है फर, शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों का भी जो ये लोग निर्यात किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। देखा जाए तो मंगोल जो थे एक तरह घुमंतरू लोगों को अपने विरोधियों की तुलना में कम कष्ट सहना पड़ता था, क्योंकि ये लोग घुमंतरू टाइप के होते थे, लेकिन घुमंतरू लोगों को अपने विरोधियों की तुलना में कम कष्ट सहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपनी जीवन इस प्रकार बना रखी थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ।
इसके पीछे संभावित कारण यह था कि खानाबदोश लोग लूटपाट करने के बाद अपने संघर्ष के स्थान तुरंत गायब हो जाते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इनकी जो बात थी कि इनके पीछे सबसे बड़ी कारण ये था, क्योंकि कष्ट इसलिए वो सहन नहीं सहते थे क्योंकि वो कभी भी एक जगह जो है लूटपाट करने के बाद टिकते नहीं थे, क्योंकि अगर एक जगह टिकते तब जाके जो है इन पे किसी प्रकार का कष्ट होता या किसी प्रकार का संघर्ष होती। लेकिन खानाबदोश लोग लूटपाट करने के बाद अपने संघर्ष के स्थान से तुरंत गायब हो जाते थे क्योंकि उनका एक जगह निश्चित नहीं होती थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है ट्रेडिंग के अंतर्गत कि लोग लूटपाट करने में भी विश्वास रखते थे। इसका यही मतलब हुआ कि व्यापारिक साझेदारी यानी चीन के लिए कई नुकसान थे, यानी चीनी लोगों के लिए काफ़ी नुकसान होता था। और मंगोल संघर्ष से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चीन के शासक ने चीन की महान दीवार का निर्माण भी करवाया, क्योंकि इन्हीं लोगों से बचने के लिए देखा जाए तो इन्होंने जो है मंगोल के संघर्ष से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चीन के जो शासक थे उस समय चीन के महान दीवार का निर्माण कराया, जैसे हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। तो देखा जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कहीं ना कहीं मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए ही चीन के शासक ने ऐसा किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बनता है हमारा। इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तैमूरजीन चंगेज़ खान कैसे बना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तैमूरजीन जो था वो चंगेज़ खान का नाम जो है कैसे उसको पड़ा, आखिर इसको चंगेज़ खान क्यों कहा गया, किन कारण से कहा गया। तो जर्नल सी बात है, यहाँ पर अगर हम प्रकाश डालने की कोशिश करें तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति का नाम अगर कोई अलग रखा जाता है या तो वो बहुत बहादुर होता है या वो बहुत कायर होता है। तो इन बातों की तरफ ध्यान देते हुए इन क्वेश्चनों को अगर हम समझें तो हमें साफ पता लगेगा कि तैमूरजीन जो है चंगेज़ खान के रूप में कहते हैं बहादुरी के कारण, यानी बहादुरी के कारण जो है ये चंगेज़ खान बना। इसमें कोई शक नहीं है कि तैमूरजीन कहते हैं एक बहुत बड़ा कमांडर था, एक बहुत घातक कमांडर था। कहते हैं ऐसा कमांडर शायद ही कोई रहा हो, इसलिए इसको चंगेज़ खान कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, कोई हम इसमें बात नहीं कर सकते कि चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा कमांडर था। उनकी आरंभिक सफलता ने उन्हें प्राथमिक प्रभावशाली बना दिया, क्योंकि जब से ये कमांडर का जो है पदाधिकार संभाला तब से उनकी जो है जीत ने उनको जो है प्रभावशाली बना दिया। कहते जामुके तैमूरजीन और तुगरील खान के बीच बढ़ते मैत्रीपूर्ण संबंध को देखने में असमर्थ था। जो है तामुके तैमूरजीन और जो है इसमें तुगरील खान के बीच जो बढ़ते मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो देखने में असमर्थ था। कौन? जामुके एक शासक था, और जामुको ये देख के बहुत दुखी हो गया कि तैमूरजीन और तुगरील खान के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है और वो देखना नहीं चाहता था। और इस प्रकार उसे तैमूरजीन की शत्रु सभी जनजातियों से मित्रता करना शुरू कर दिया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जामुको ने एक बहुत बड़ा चाल चला। उसने ये चाल चला कि तैमूरजीन के जितने भी शत्रु जनजाति थे सभी से इसने मित्रता करना आरंभ कर दिया। मित्रता करने से ये हुआ, जामुको को ये हुआ फ़ायदा ये रहा कि वो अब जो है यहाँ पर तैमूरजीन को हराने के लिए वो दूसरे जनजाति से जो है सहायता ले सकता था, और ये उसकी कूटनीतियों का सबसे बड़ा परिचालक था। लेकिन देखा जाए तो तैमूरजीन इससे बर्दाश्त नहीं कर सका और तुगरील खान की मदद से जमुकवा को करारी हार दी। जमुको को जो है बहुत बड़ी करारी हार दी, और ये उसका मित्र तुगरील खान के मदद से हुआ। अपने दुश्मन पे उसने अपने मित्र की सहायता से तैमूरजीन ने जो है विजय हासिल किया। और कहते हैं शक्तिशाली जो है जामुके पर हार से प्रोत्साहित होकर उसने टैटल्स नामस और क्रीडल्स की ओर से ध्यान केंद्रित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जामुके के ऊपर जो जीत थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और उससे ये प्रोत्साहित होकर उसने टैटर्स, नेमांस और कैरियडल्स और का ध्यान केंद्रित कर लिया। बाद में तुगरील खान भी जो है तैमूरजीन का विरोध हो गया और हार गया। कहते हैं अपने भी फिर दुश्मन बन गए। जो मित्र के सहायता से उन्हें जमुको को हराया था
बाद में तुगरिल खान जो है तैमूरज़ीन का विरोधी हो गया, लेकिन यहाँ पर तैमूरज़ीन जो था कमज़ोर नहीं था और वो काफ़ी प्रभावशाली शक्तिशाली था और अपने मित्र तुगरिल खान को भी हरा दिया। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस प्रकार वह स्टोपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। यानी देखा जाए तो स्टेपी क्षेत्र में ये जो है सबसे प्रभावशाली जो है व्यक्ति बन गया। उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए कुरियलाई ने उन्हें चंगेज़ खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उसकी उपाधि से जो है कुरियलाई ने उसे चंगेज़ खान की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक संप्रभु। यानी देखा जाए तो यूनिवर्सल जो है यहाँ पर सिग्नेटी आ गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते इतने इसने विजय किया, इवन कि अपने मित्र को भी हराया, कुमोको को भी हराया, को काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। और इन सब को देखते हुए, इसकी उपलब्धियों को देखते हुए कुरियलाई ने इसे जो है चंगेज़ खान के नाम से संबोधित किया। और चंगेज़ खान का नाम का महत्व होता है सार्वभौमिक, यानी यूनिवर्सल संप्रभु, यानी सभी जो है ऊपर जो है प्रभु सत्ता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर चंगेज़ खान के लिए आता है। और ये क्वेश्चन जो हमारे समक्ष अगला आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगला क्वेश्चन यही कहता है कि चंगेज़ खान को शुरुआती करियर और उपलब्धियों पर चर्चा करें। चंगेज़ खान की जो है शुरुआती करियर कैसा था, वो कैसी उसने अचीवमेंट अपनी प्राप्त की, तो स्टार्टिंग जो करियर है कैसे उसने शुरुआत किया। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि चंगेज़ खान की करियर कैसी थी। कहते चंगेज़ खान इतनी महान सैनिकों में गिना जाता है, तो उसके बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। चंगेज़ खान सबसे महान मंगोल था जिसने खानावाद साम्राज्य की नींव रखी। देखा जाए तो चंगेज़ खान जो है एक महान मंगोल था और उसने यावार साम्राज्य की नींव रखी। यावार साम्राज्य का नींव रखने का जो है श्रेय चंगेज़ खान को ही जाता है। और चंगेज़ खान का जो ओरिजिनल नेम है तैमूरज़ीन है, और तैमूरज़ीन जो नाम पड़ा इसकी माँ के नाम से पड़ा, ठीक है, माँ की जो है जनजाति थी इसकी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते मंगोल को एकजुट करने में उसका योगदान बहुत बड़ा था। इसने सभी मंगोलों को एकजुट कर लिया। उनके प्रयासों से ही विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना होना सक्षम हुआ, क्योंकि चंगेज़ खान का जो है महत्वाकांक्षा था और उसने अपने साम्राज्य को जो है एक विशाल रूप देने में सफल हुआ। उसका जन्म देखा जाए तो उसका जन्म 1162 में हुआ था। उनका जन्म ओनोन नदी के पास हुआ था। ओनोन नदी है वहाँ ही पे जो है चंगेज़ खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। उनके पिता का नाम जो था योसुगेई था, जो कि कियात जनजाति के मुखिया थे। कियात जनजाति के जो थे ये मुखिया थे, ठीक है। इनके पिता जो थे योसुगेई और उनकी माँ देखा जाए तो अलुएन एके एंग्रोगाट जनजाति से थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनकी माँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति एंग्रोगाट की थी और उनकी माँ का नाम जो था एलुएन एके। उनका मूल्य नाम जो है तैमूरज़ीन था। उनका मूल्य नाम देखा जाए तो तैमूरज़ीन था और वह एक बहादुर व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो है जन्म इतने महत्वपूर्ण स्थानों में, और देखा जाए तो ये कहते हैं एक बहादुर व्यक्ति के रूप में उभरा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का आयोजन किया जिससे उन्हें एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने में मदद मिली। उनकी मुख्य उपलब्धियां उत्तरी चीन के विजय, कारा कोटी की विजय आदि थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो उनके उपलब्धियां कुछ कम नहीं थी। उत्तरी चीनी की विजय होना बहुत बड़ी बात थी। इवन देखा जाए तो कारा कोटी के विजय आदि भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1219 से लेकर 1222 ईस्वी की अवधि के दौरान मंगोल सेनाओं ने बुखारा जो है, समरकंद, बलाक, माव और निसापुर जैसे हेरात पर कब्जा कर लिया। और ये कब्जा काफ़ी चंगेज़ खान के लिए महत्वपूर्ण था, जो कि 1219 से लेकर 1222 की अवधि के दौरान जो है मंगोल सेनाओं ने जो है इन क्षेत्रों पर कब्जा किया, जिसमें बुखारा, समरकंद, बलका, माव और निसापुर हेरात पर कब्जा काफ़ी महत्वपूर्ण था।
चंगेज खान ने न केवल विशाल साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि देखा जाए तो साम्राज्य के नागरिक शासन को भी सुधारने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो यहाँ पर चंगेज खान की कैरियर और देखा जाए तो अचीवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए त्रिपाण संग्रह हमेशा क्वेश्चनों की लड़ी लाती है और ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं होते हैं, स्पेशली खास होते हैं। और इसकी दूसरी खासियत ये होता है कि ये पॉइंट व्यू होता है और आजकल एग्जामिनर जो है हमेशा पॉइंट व्यू ही देखते हैं और पॉइंट व्यू से ही नंबर देते हैं। तो इसलिए त्रिपाण संग्रह आपके लिए हमेशा पॉइंट व्यू लाता है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा तो आपको वीडियो शायद प्राप्त न हो पाए, इसलिए दोस्तों शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आप त्रिपाण संग्रह की मदद कर सकती हो, क्योंकि आप ही एक माध्यम हो, आप ही एक ऐसे साथी हो जिससे मैं ये बात बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि त्रिपाण संग्रह को जो है जो मकसद है कि हर बच्चों को सही ज्ञान, सही बातों का जो है इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आप ही कर सकती हो। और इसको करने में संकोच न कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं गलत, सब आपकी भलाई के लिए है और आपके लिए शब्द है। ठीक है, यहाँ पर कोई गलत काम नहीं है, सब सत्य पर आधारित है, किताबी बात है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर ना किसी धर्म के रिगार्डिंग कुछ बोला जाता है ना कुछ कहा जाता है, यहाँ पर जो है किताब में वही बात आपको समझाई जाती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके शेयर करने की भावना रखिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको प्राप्त समय समय पर होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है समय समय पर आपको त्रिपाण से संग्रह द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और इससे काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिपाण संग्रह 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है, तो ये सब प्लेलिस्ट में आपको बेखूबी मिल जाएगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण संग्रह को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।